हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने मगध राज्य के उत्कर्ष की वीडियो मैंने डाली थी, जिसमें मैंने मगध राज्य के में किस तरह से उसका विकास हुआ, किस तरह से शासन किया राजाओं ने, उनके बारे में चर्चा की है। तो इस वीडियो में आगे के ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने मगध पर राज किया था। तो जो मौर्य वंश थे उसके जो अंतिम शासक थे वो थे बृहदत्त थे, जिनकी हत्या उनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने उसके बृहदत्त की हत्या कर दी। और जो मगध राज्य है उस पर शुंग वंश की नींव डाली थी। कब डाली थी? 185 ईसा पूर्व में। तो इसकी नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। ये ब्राह्मण जाति के थे और इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाई थी, जो कि मध्य प्रदेश में है। इन्होंने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। अश्वमेघ यज्ञ का मतलब ये है कि घोड़ों की बलि देते थे कि उनके राजनीतिक का विस्तार के लिए ये घोड़ों की बलि देते थे, वो उसे कहते थे अश्वमेघ यज्ञ। और बरूद स्तूप का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने। ये ब्राह्मण जाति के थे और इनको जो पराजित करा था किसने? मिनांडर ने करा था। ये एक इंडो यूनानी शासक था। किसको किया था? पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था मिनांडर ने। वो इंडो यूनानी शासक था ये। अब जो इस शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वो देवभूति था, जिसकी हत्या वासुदेव ने कर दी थी 73 ईसा पूर्व में। और देवभूति की हत्या करके अब जो मगध राज्य है उस पर कर्ण वंश की नींव डाली गई थी। कर्ण वंश के जो नींव किसने डाली थी? वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में। तो 185 से 73 ईसा पूर्व तक ये शुंग वंश चला था। उसके बाद कर्ण वंश की नींव डाली गई थी। उसका जो कर्ण वंश था उसका अंतिम जो राजा था वो था सुशर्मा। शिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन राजवंश की स्थापना करी। इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया, जो कि गोदावरी नदी के किनारे थी, और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। और इस राजवंश में जो प्रमुख शासक हुए उनके नाम है शिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। इनके जो नाम है ये इनकी माता के नाम पे रखे गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो इनका जो शासन था वो पितृतंत्रात्मक नहीं था। इनमें जो शासक थे उनका जो शासन था वो पितृतंत्रात्मक ही था। पिता के बाद जो उनका पुत्र होता था वही उस समय शासक बनता था। और इस समय में जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे वो थे हाल एवं गुणाढ्य। इनकी जो प्रमुख पुस्तक थी इन्होंने रचना करी थी, ये थी गाथा सप्तशती, और गुणाढ्य की थी बृहद कथा। अब चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन हुआ था सातवाहन राजवंश के समय में। इन सारी जो मुद्राएं थी इनका प्रचलन था। सबसे ज़्यादा शीशे का प्रचलन हुआ। सिक्के डालने के लिए ये शीशे का इस्तेमाल करते थे, जो कि रोम से मंगाया जाता था। जो शीशे का इस्तेमाल किया जाता था मुद्राओं को बनाने में। और जो ब्राह्मण थे उनको भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ जो है ये सातवाहन राजवंश के द्वारा ही हुआ। इसका प्रमाण जो है वो नानाघाट अभिलेख से मिलता है। और जो ये इनकी जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी और लिपि थी ब्राह्मणी। और इनका जो राजकुल था वो पितृतंत्रात्मक था। और जो उत्तराधिकारी थे, पुत्र जो होते थे, जो उत्तराधिकारी बनते थे वो उनके पुत्र ही बनते थे। और महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ थी इनके समय में, जो इन्होंने इस राजवंश के समय में। कार्ले का चैत्य था। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी इन्हीं राजवंश के काल में हुआ था। और अमरावती कला का विकास भी इन्हीं के काल में हुआ था। और नोट में क्या है कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में सेतु का काम किया था किसने? सातवाहन राजवंश ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में सेतु का काम किया था। अब आते हैं चेदी राजवंश। इनका उदय 1 शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में हुआ था। कलिंग जो है वो उड़ीसा में है। और इसकी जानकारी जो है, कलिंग जो है वो उड़ीसा के कुछ भागों में है। आज के टाइम में तो फैली हुई है बहुत जगह तक। इसकी जानकारी जो है हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है।
और इस राजवंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे वो खारवेल थे, जिन्होंने ये जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने जो जैन मुनि थे उनके लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण कराया था। अब आते हैं भारत के यवन राज्य। अब विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है, जिसमें सबसे पहले विदेशी आए थे हिंदू यूनानी, जिन्होंने हमारे भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। इसमें जो बैक्टीरिया के शासक थे डेमेट्रियस 190 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था और इन्होंने अपनी राजधानी शाकल को बनाया था। और सबसे शक्तिशाली जो शासक थे इसमें मिनांडर थे, जिनका काल था 165 से 145 ईसा पूर्व में। इन्होंने शाकल को शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया और इन्होंने जो बौद्ध धर्म है उसकी दीक्षा जो है नागसेन नागार्जुन से ली। इनके जो वार्तालाप थे मिनांडर और नागसेन नागार्जुन के, ये जैसे मिनांडर के जो प्रश्न थे जो नागसेन से पूछे गए थे, मिनांडर के प्रश्न और नागसेन नागार्जुन के उत्तर, ये मिलिंद पन्नो इस पुस्तक में आपको मिलते हैं, इसमें इसकी जानकारी मिलती है। और सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए किसके द्वारा? सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए हिंदू यूनानी के द्वारा ही हुए थे। और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इन्होंने प्राचीन कला चलाई थी अपनी, जिसका नाम हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा गया इसको, और इसमें पर्दे का प्रचलन चला और आज ये यवनिका के नाम से प्रसिद्ध है। अब हिंदू यूनानी के बाद शक आए, शक के बाद पहलव आए, पहलव के बाद कुषाण आए। तो अब शक के बारे में पढ़ेंगे। तो अब शक आए। शक जो थी इनके 5 शाखाएं थी, जो कि थी पहली अफगानिस्तान में थी, दूसरी पंजाब की राजधानी तक्षशिला में फैली थी, तीसरी मथुरा में, चौथी पश्चिमी भारत और पांचवी ऊपरी दक्कन में। और इसमें जो सबसे प्रथम शक राजा थे वो मोह थे और इनका ये कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे और ये हमारे भारत में किस लिए आए थे? चरागाह की खोज में आए थे। और 58 ईसा पूर्व में इन जो शक थे उनको पराजित किया था किसने? उज्जैन के स्थानीय राजा थे, उन्होंने शकों को पराजित किया था। और इसी समय एक नया संवत चला था, विक्रम संवत, और इसी समय विक्रम आदित्य की उपाधि भी शुरू हो गई थी। और सबसे जो अब तक जो थी वो 14 उपाधियाँ हो चुकी हैं और उसमें सबसे अधिक जो विख्यात विक्रमादित्य हैं वो है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। और पश्चिम भारत के जो शक थे इन्होंने ये जो पश्चिम भारत के जो शक थे, जो इनकी शाखा थी पश्चिम भारत की, उन्होंने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। इन्होंने भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे और इसमें जो सबसे प्रतापी शासक थे वो थे रुद्रदामन प्रथम। इनका जो काल था 130 से 150 ईस्वी तक था। इन्होंने गुजरात के बड़े भाग पर अधिकार कर रखा था और ये संस्कृत के सबसे बड़े प्रेमी हो गए थे। और इन्होंने संस्कृति भाषा में सबसे लंबा अभिलेख लिखा था, गिरनार अभिलेख, जो कि विशुद्ध संस्कृत में था। और इन्होंने जो इनके पहले के अभिलेख थे वो सारे इन्होंने प्राकृत भाषा में लिखे थे और ये अपने आप को क्षत्रप कहते थे। अब आए पहलव। पहलव में जो सबसे प्रसिद्ध राजा थे वो थे गोंडोफनीर्स और इन्हीं के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे। इनका जो मूल स्थान था वो था ईरान। अब आते हैं कुषाण। कुषाण जो है उनको यूची और तोकरी भी कहते हैं। यूची एक कबीले का नाम है जो कि 5 कुलों में बट गया था और इसी में से ही एक था कुषाण। कुषाण जो थे कुषाण जो था उसके संस्थापक जो थे वो कुजुल कडफिसेस थे। और इस कुषाण वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे वो थे कनिष्क, जिन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर को बनाया था और इनकी जो दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी। और इन्होंने शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में, जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है आज भी। और जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो कनिष्क के ही शासनकाल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन में, कश्मीर में है। उसमें जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हैं वसुमित्र, उनकी अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और जो कनिष्क थे वो महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। और कनिष्क के ही काल में कुषाणों ने ही भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी।
और आयुर्वेद का जो विख्यात विद्वान था चरक, जो कि कनिष्क का राजवैद्य था, इसने चरक संहिता पुस्तक लिखी थी, जिसको भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। और जो वसुमित्र थे, जिन्होंने महाविभाष सूत्र की रचना की थी, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और जो कनिष्क के राजकवि थे वो अश्वघोष थे, जिन्होंने बौद्धों का रामायण लिखा था, जिसका नाम था बुद्धचरित्र। और भारत का आइंस्टाइन, जिसे नागार्जुन को कहा जाता है, उनकी एक पुस्तक थी माध्यमिक सूत्र, इसमें सापेक्षता का सिद्धांत भी मिलता है। और अब जो कनिष्क हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी 102 ईस्वी में, और अंतिम शासक जो थे वो वासुदेव थे। कुषाण के जो अंतिम शासक थे वो वासुदेव थे। इनमें जो है कंधार एवं मथुरा शैली का विकास किया गया था इनके द्वारा कनिष्क के शासनकाल में। और मथुरा शैली जो थी वो कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह मथुरा शैली से मिलता है। और गंधार जो शैली थी उसमें तक्षशिला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बताया जाता है, और मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था उस समय में। कनिष्क के शासनकाल में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। और जो सबसे अधिक विकास जो है वो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण भी इसी के ही काल में हुआ था। तो अब हमने ये ब्राह्मण साम्राज्य का कवर किया था। अब हम अगली वीडियो में संगम युग के बारे में पढ़ेंगे,